आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिनराणां धर्मो हि एको अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभि समाना। भोजन करना, सो जाना, किसी कमजोर को डरा देना या किसी तकड़े से डर जाना, भोग विलास कर लेना, ये आम चीजें हैं जो पशु भी करते हैं और आदमी भी करते हैं। लेकिन धर्मो ही एको अधिको विशेषः, धर्म एक ऐसी चीज है जो अधिक है मनुष्य के साथ में और विशेष भी है। अगर धर्म को हम माइनस कर दें, धर्मनिष्ठ जीवन को हम हटा दें, तो फिर पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं। लेकिन विडंबना ये हो गई कि शरीर का जो पशु धर्म है उसका हम निर्वहन नहीं करते और हमारी चेतना का जो धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है, उसका भी हम निर्वहन नहीं करते। उसका परिणाम ये होता है कि शरीर रोगी हो जाता है और अंतर मन से हम लोग दुखी रहने लगते हैं। ये कहा गया है कि सर्व रोगा मलाश्रया, सारे रोग मल में पनपते हैं, गंदगी में पनपते हैं। अगर हमारे जोड़ ठीक से काम करते रहें, अगर हमारी नस नाड़ियाँ ठीक से काम करती रहें, अगर हमारा श्वसन तंत्र ठीक से काम करता रहे, अगर हम अपनी मांसपेशियों से रेगुलर काम लेते रहें, तो भला ये कैसे बीमार हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए शरीर के स्तर पर हम जरा सा ध्यान अगर दें तो हमारा शरीर और पशु शरीर में कोई अंतर नहीं है। शरीर हमारा बना था इस बात के लिए कि हम चलें फिरें, दौड़ें, लटकें, झटकें, उठाएं, पटकें, धकेलें, खींचें। लेकिन शरीर से इस तरह का कोई भी काम अब हम नहीं लेते। आपने देखा होगा, बंदर को एक डाली पे लटकता है, एकदम से दूसरी डाली पे पहुंच जाता है, एक ही हाथ से उस डाली को पकड़ता है, पैर से फिर उसको पकड़ करके लटक जाता है, फिर दूसरी तरफ, एकदम से वो ठीक है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि नहीं नहीं, गिर जाएगा, बाहर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, ऐसे होगा। मतलब हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि उसका परिणाम ये होता है कि उनकी जो प्रतिरोधक शक्ति है, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरे, अरे हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो इनकी जो कमी पूर्ति है वो भी उन तत्वों से ही हो सकती है। हमें चाहिए कि हम पृथ्वी के संपर्क में रहें, यानी साफ सुथरी मिट्टी में, हरे घास में थोड़ी देर चलना सीखें, तो हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे। जल का प्रयोग करें, पीने में भी जल का प्रयोग अच्छी मात्रा में किया जाए। कम से कम 3 से 5 लीटर जल प्रतिदिन व्यक्ति को पीना चाहिए अगर वो निरोग रहना चाहता है। ऐसे ही शीतल जल में, ताजे जल में स्नान करना चाहिए। फिर वायु, खुली हवा में, अगर आपकी आज हालत ये होगी कि खिड़की भी खुलती है तो हम झट से बंद कर देते हैं, लू आ जाएगी, या बहुत ठंडी हवा आ जाएगी, अंदर एसी चला लो, अंदर ब्लोअर चला लो। इससे क्या होता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और वायु के संपर्क से जो हमें जीवनी शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ऐसे ही तेज की स्थिति है, यानी सूर्य के संपर्क से हम लोग डरते हैं। सूर्य के पास जाएं तो कहते हैं कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, लेकिन ये पता नहीं कि सूर्य से अगर आप दूर हो गए तो आपका जीवन ही खराब हो जाएगा। हमारे आदर्श जो वेद हैं उनमें इस बारे में विस्तार से लिखा गया है कि सूर्य से हमें किस किस तरह से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही आकाश तत्व है जिसकी क्षतिपूर्ति हम लोग जो है वो खालीपन से, यानी प्राणायाम के द्वारा करते हैं। तो ऐसा करते रहें तो हम रोगी नहीं होते। लेकिन क्योंकि शरीर की जो प्राकृतिक कार्य हैं, नेचुरल उसके फंक्शंस हैं, उनको हम निगलेक्ट करते हैं, तो जिस दिन भी हमें शरीर का कोई काम करना पड़ जाता है उसी दिन एकदम से आप कहते हैं आउच, कमर में चूक पड़ गई, चनका आ गया या डिस्क स्लिप हो गई, हो जाएगी। कोई आश्चर्य थोड़ा ही है। अगर आप उस रेड को भीम की तरह से, हमारे अन्य शिष्यों की तरह से, साधकों की तरह से प्रयोग करते रहते, चक्रासन में, धनुरासन में, सूर्य नमस्कार के में, मयूर आसन में दाएं बाएं ट्विस्टिंग करते रहते हैं, तो उसके अंदर जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। अरे भाई, सीधी सी बात जान लीजिए कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ गए और उस समय जिस दिन भी मूवमेंट करना पड़ेगा तो या तो फ्रैक्चर हो जाएगा और या फिर स्लिप डिस्क हो जाएगी। तो स्लिप डिस्क आजकल बहुत हो रही है और वो इसलिए हो रही है कि मैंने कहा कि हमारे जो कशेरुकाएँ हैं,
वो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। पूरे शरीर की जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जीवनी शक्ति है, उसको मेंटेन करती है। जितनी आपकी रीढ़ जकड़ती चली जाएगी उतना समझो बुढ़ापा नज़दीक आ जाएगा, मृत्यु भी नज़दीक आ जाएगी। उस स्थिति को बचाना चाहिए, हमें जीवनी शक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आइए योग का उपाय लेते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग भी स्लिप डिस्क के रोगियों को ये कहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट करिएगा, यदि आपको मूवमेंट करना ही है, क्योंकि आखिरकार आपको चलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चलना है तो सिर्फ उतना चलें जितना चलने के बाद आपको कोई दुखन और आपको कोई तकलीफ ना हो। बैठना है तो किस तरह से बैठें, लेटना है तो किस तरह से लेटें, इस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो आधी बीमारी तो इससे ही ठीक हो जाएगी। अक्सर हम लोग क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठते हैं, क्योंकि हम योग साधना में भी कहते हैं कि पद्मासन सर्वोत्तम आसन है। आसनों का राजा है पद्मासन और सिंह और शीर्ष आसन। आसनों का राजा है पद्मासन और शीर्ष आसन। लेकिन किसको करना चाहिए ये चीज़ हमें सोचनी है। अगर हम स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति पद्मासन करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। उनको इस अवस्था में नहीं बैठना चाहिए। जिस अवस्था को अवॉइड करना है वो ये है, इस अवस्था में स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। साधारण चौकड़ी मार के भी उसके लिए बैठना, उसके अक्सर हम नियम बना लेते हैं कि पूजा पाठ तो साहब हम ऐसे ज़रूर करेंगे। पूजा पाठ ज़रूर करिए, लेकिन आप तो योगी हैं, खावत पीवत सोवत जागत वो तो हर किसी स्थिति में हो सकता है। अगर कमर में तकलीफ है तो इस अवस्था में बैठना वर्जित है, नुकसान देगा। यहाँ तक कि सुखासन में भी अगर आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन लेके बैठते हैं तो वो भी आपको टेंशन देता है और आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। पैर सामने फैला करके पश्चिमोत्तान आसन की तरह से अगर आप बैठते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शूटिंग पेन देने वाला है। अगर ऐसे बैठ करके आपको राहत लेनी ही है तो हाथ पीछे टिका लीजिएगा, ताकि वजन हाथ के ऊपर रहे और कमर के निचले हिस्से पर कोई वजन न आए। अब बात ये आती है कि हम लेटें कैसे, हम उठें कैसे। यदि आप खड़े होने से नीचे बैठना चाहते हैं, एक बार देखें कि जब हम खड़े हैं और नीचे बैठना है तो अगर आप सामान्य तरीके से बैठेंगे, जिस तरह से भीम बैठ रहे हैं, तो ये आपकी कमर को बहुत शूटिंग पेन देगा। यहाँ तक कि इंडियन स्टाइल कमोड में बैठना भी आपको दुख दे सकता है। उस समय आप कुछ दिनों के लिए यूरोपियन कमोड इस्तेमाल करिएगा। कम से कम ऐसे काम में तो यूरोपियन चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उसको आप प्रयोग करें। और लेकिन जब आप बैठेंगे तो कैसे करेंगे कि पैर को आगे पीछे कर लें, एक पैर आगे ले लें, एक पैर थोड़ा सा पीछे, यानी कंधों की चौड़ा की जितनी दूरी होती है उतना आगे पीछे पैर में दूरी ले लें। फिर पूरे कमर सीधी रखते हुए नीचे को झुकें स्क्वैटिंग पोजीशन में और एक घुटने का सहारा ले लेते हैं। फिर ऐसे इसी तरह से दूसरे पैर को भी पीछे ले लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इससे आपकी जो कमर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और बिना पेन, बिना कोई पीड़ा लिए आप अपना मूवमेंट कर सकेंगे। अब हमें लेटना है तो इसमें हाथों को सामने ज़मीन पर टिका करके और बिलाव आसन जैसी स्थिति में आ जाते हैं। इस अवस्था में आने के बाद में आपको लेटने के लिए जो प्रक्रिया करनी होती है वो ये कि आप आराम से पेट के बल ही लेट जाएं और हाथ को आगे फैला करके पीठ से पलट जाते हैं। पलटने यानी एक घुटना मोड़ सकते हैं, अगर आपको इसमें भी कोई असुविधा है तो एक घुटना मोड़ करके भी पलट सकते हैं। इस तरह से आप सोने के लिए लेटें। लेकिन जब उठना है तो उसमें भी अक्सर हम आदत क्योंकि पड़ी है हम सीधा ही उठ जाते हैं, है ना। ये उठना आपकी स्लिप डिस्क की समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए उठने के लिए भी हमें ये करना चाहिए कि पहले एक हाथ को सीधा आसमान की तरफ इस तरह से ज़मीन तक फैला लें और जो लेफ्ट लेग है उसको राइट एंगल पर इस तरह मोड़ लें कि घुटना खड़ा हो जाए। फिर करवट लेंगे, हाथ भी इधर ले आएंगे और घुटने का सहारा लेकर के हम फिर उसी तरह यानी बिलाव आसन की तरह से ही, जैसे बचपन में घोड़ा बनते थे ना आपके माता पिता आपके लिए, उस तरीके से बन जाएं और फिर वज्रासन में बैठ करके उसी तरह से पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, फिर एक पैर को आगे लेंगे और फिर दोनों पैरों पर वजन डालते हुए धीरे सीधे खड़े हो जाएंगे। यदि इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आधा तो आपकी स्लिप डिस्क की समस्या वैसे ही ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है
कि अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो जो क्रियाएं मैं बताने जा रहा हूँ वो क्रियाएं भी आपको कोई लाभ देने वाली नहीं है। तो आइए अब हम करते हैं वो योगिक क्रियाएं जो स्लिप डिस्क की समस्या से निजात पाने के लिए और स्थायी रूप से लाभ लेने के लिए ज़रूरी है। उसमें हम सबसे पहले करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि ये बताया जाता है योग में कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। हम अक्सर देखा देखी कि वो ताड़ासन कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। अब वो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कर रहा है या सुगम ताड़ासन कर रहा है या ताड़ासन करता है तो वो ही जाने। तो इसीलिए बताया गया कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। योग की ये जो हम योग साधना आपको बता रहे हैं ये अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखनी चाहिए, वरना तो रोग ज़्यादा बढ़ते हैं और शोक का निवारण नहीं होता है। तो तिर्यक ताड़ासन के लिए हाथों को इस तरह से सामने करते हैं कि दोनों उंगलियां आपस में कोलैप्स कर जाएं और हथेलियां जमीन की तरफ बनी रहेंगी। श्वास भरते हुए हाथों को सामने की तरफ पहले लाना, फिर कंटिन्यूअसली और अधिक सांस भरते हुए ऊंचा उठाते चले जाना, यानी बदन पूरा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। इस वाले ताड़ासन में एड़ियां नहीं उठती हैं, यानी पूरा पैर जमीन पर है और पूरा बदन ऊंचा खिंचा हुआ है। अब हमें केवल ये करना है कि कमर वाला जो हिस्सा है यानी कूल्हे से नीचे का हिस्सा वो तो स्थिर रहेगा और ऊपरी हिस्से को ताड़ासन वाली अवस्था में ही तिर्यक यानी ऐसे मरोड़ देंगे, ऐसे, लेकिन उतना जितना आपको बिना पीड़ा लिए कर सकते हैं। क्योंकि योगाभ्यास याद रखिएगा, मैं हर बार बताता हूँ कि मजा है, सजा नहीं है। तो उस आनंद के साथ इसको करिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस हो जाइए। फिर ऐसे ही नया सांस भरते हुए दूसरी तरफ जो है तिर्यक स्थिति लीजिएगा और फिर ऐसे ही सांस छोड़ते हुए वापस, यानी अपर हाफ जो आपका है उसका स्पाइनल ट्विस्ट आपको दाएं बाएं करना है और वो भी बड़ा मॉडरेट, कोई अति नहीं करनी है। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये हमेशा सिद्धांत ध्यान रहना चाहिए। ये तो हुई पहली क्रिया हमारी। दूसरी क्रिया खड़े खड़े हम करते हैं मृणाल आसन। मृणाल आसन में दोनों हाथों को इसी तरह से कोलैप्स कर लेंगे, उसी तरह से सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाएंगे, लेकिन कमल के फूल की तरह से हवा के झोंके के साथ दाएं बाएं लहलाना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप भीम जितना झुकें। आपकी अवस्था में हो सकता है कि इतना झुकने के बाद भी आपको तकलीफ महसूस हो, आप इतना अधिक झुकने की इच्छा ही मत रखिएगा। तो आप उतना झुकें जितने में आपको राहत महसूस होती है। जहां आप आहत अनुभव करने लगें तो उस स्थिति से आप लौट आइएगा, क्योंकि आहत होना योग साधना का काम नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं कटिचक्र आसन की क्रियाएं। इसमें 3 स्टेप्स हमें कटिचक्र आसन के फेवरेबल होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है कि सीधे लेटना, लेकिन ऐसे नहीं लेटना जैसे भीम लेटे हैं, ये स्वस्थ हैं इसलिए ऐसे लेटे हैं। आपको वैसे लेटना है जैसे आपको बताया गया था कि आप बैठ करके कोहनी का सहारा लेकर के, है ना, तब लेटेंगे, यानी पहले पेट के बल लेट जाना फिर कमर के बल आना, जिससे कि आपको तकलीफ न बढ़े। तो इस अवस्था में ये लेटी हुई अवस्था आपकी आ गई है। तो ऐसे करने में आपको जैसे आप ताड़ासन करते हैं उसी तरह से हाथों को सिर की तरफ ले लेना है सांस भरते हुए, और पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच लेना है। ये मेन चीज है इसमें कि पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच करके फिर बाईं तरफ को जो कूल्हे से नीचे का हिस्सा है उसको ट्विस्ट करेंगे, ऐसे कि दाहिनी तरफ का हिप और दाहिनी तरफ की एड़ी वो उठ जाएगी, नहीं दाहिनी तरफ का पूरा पैर उठ जाता है जमीन से। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। ऐसे ही सांस भरते हुए दाहिनी तरफ ट्विस्ट करेंगे तो बाईं तरफ के हिप्स और बाईं तरफ की एड़ी दोनों उठ जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इस अवस्था में लगातार 2 बार, 3 बार, 5 बार, जैसा आपका स्वास्थ्य अनुमति दे वैसा इसका अभ्यास करें। छेड़छाड़ अपने साथ कोई भी ऐसी नहीं करनी है जिसमें आप अपने आप को आहत महसूस करते हो, लेकिन एकदम से इतना निष्क्रिय भी नहीं हो जाना है कि हम कुछ करने लायक ही नहीं रहे। क्योंकि जो व्यक्ति जुझारू नहीं है, जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानता, जो अपने सहज स्थिति में आने के लिए प्रयास नहीं करता, तो निश्चित रूप से उसके भाग्य का फैसला तो फिर वो बिल्ली करती है, जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर ले। तो हम समस्या की तरफ से आंख बंद नहीं करेंगे, उनसे निराकरण के उपाय खोजेंगे। इसके बाद हम दूसरा स्टेप लेते हैं कि
धीरे से घसीटते हुए दोनों पैरों को हिप्स के नज़दीक ले आते हैं। सामान्य अवस्था में जब हम कटी चक्र की क्रिया करते हैं तो इसमें पैरों को उठा करके लाया जाता है इस तरीके से, लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे तो नुकसान भोगेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको क्रिया करते हुए देखे और आपसे कहे कि नहीं नहीं इसके पैर उठा के लाने चाहिए, तो आप कह दीजिएगा कि कोई बात नहीं, हमें पता है, हमें जितना बताया गया हम वैसे ही करेंगे। तो इसमें पैर को घसीट के लाइए ताकि आपकी जो अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर कोई एडवर्स चोट ना आए, एडवर्स इंजरी ना आए। दोनों घुटने मिले रहेंगे, हथेलियों को सिर के नीचे टिका लीजिएगा, कोहनियों को जमीन पर टिका लीजिएगा। श्वास भरते हुए हम मूवमेंट करेंगे, लेकिन घुटने और पंजे एक साथ जुड़े रहेंगे। केवल कमर से नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा मूवमेंट करेगा सांस भरते हुए दाहिनी तरफ ऐसे, और फेस को बाईं तरफ मूवमेंट दे दें। फिर ऐसे ही सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। फिर बाईं तरफ मूवमेंट करेंगे कि दाहिनी तरफ फेस घूम जाए। इस तरह से, यानी जैसे कपड़ा निचोड़ने के लिए आप आधा कपड़ा अपनी तरफ मोड़ते हैं, आधा बाहर की तरफ, तो सारा मैला निकल जाता है और वापस निर्मल आपका कपड़ा बचता है। तो ऐसे ही इसमें जो हाफ स्पाइनल ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है, ये आपकी रीढ़ को सही स्थिति में और निर्मल स्थिति में ला देता है। पैर को धीरे से घसीट करके ही आगे फैला दीजिएगा। इसके बाद हम सीधे सीधे चौथे स्टेप पर आते हैं। इसका जो तीसरा स्टेप है वो स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम इसलिए सीधे उस स्टेप पर आ रहे हैं जो आपको करना है। इसमें क्या करते हैं, पैरों को फिर से मिला लीजिएगा और बाएं पैर के तलवे को दाहिने पैर के जंघा से चिपका दीजिएगा। इस प्रकार से हथेली सिर के नीचे आ जाएंगी और श्वास भरते हुए फोल्ड घुटने को अपोजिट साइड में लाने की कोशिश और चेहरे को भी रिवर्स साइड में मूवमेंट दे दें। फिर वापस घुटने को उस तरफ जमीन से इस तरफ जमीन तक लाने की कोशिश करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अति नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से पैर बदल लेंगे और दूसरे पैर को यानी दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं पैर की थाई से इसको टच कर देंगे। हथेलियां सिर के नीचे, श्वास भरते हुए घुटने को दूसरी दिशा में जमीन की तरफ जाना और फेस को अपोजिट साइड में मोड़ देना। इस पूरे एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि कोहनियों को जमीन से नहीं उठने दिया जा रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। घुटना भले ही जमीन तक जाए या ना जाए, लेकिन कोहनियों को आप जमीन पर रखिए ताकि आपके मूवमेंट का सही मेजरमेंट आप कर सकें। फिर सांस भरते हुए वापस। बस चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम चीटिंग जब करते हैं तो चीटिंग हम अपने साथ ही करते हैं, उसका नुकसान भी हमें ही होता है। तो कोई टीचिंग नहीं, बस टीचिंग को ठीक से समझो और चीटिंग से बचो। ये हुआ हमारा इसका तीसरा स्टेप। इसके बाद में हम लेंगे द्विपाद पवन मुक्त आसन। जैसे आप भीम को देख रहे हैं, हर क्रिया के बाद में वो शिथिल हो जाते हैं। बस यही आपको करना है। प्रयत्न शैथिल्यम हर क्रिया के बाद जरूरी है ताकि आप रिस्क फ्री अभ्यास करें। दोनों पैरों को धीरे से वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे अभी किया था, यानी घसीट करके पैरों को हिप्स के नजदीक ले आइएगा। फिर दोनों घुटनों को सीने की तरफ लाने की कोशिश, बड़ा मॉडरेट मूवमेंट। दोनों हाथों से घुटनों की जप्फी पा लीजिएगा, यानी अपने नजदीक कर लीजिएगा। यहाँ आपका जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव आपको महसूस लगेगा, लेकिन वो बड़ा प्लेजेंट पेन होगा, अच्छा सा लगेगा। तो इस अवस्था में रुकिए और यहाँ रुके हुए पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। यानी यहाँ स्थिति का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इस स्थिति में आने के बाद सांस का इम्पोर्टेंस है। पूरा सांस जब आप लेंगे और पूरा सांस छोड़ेंगे तो आपकी जो स्पाइनल अलाइनमेंट है वो इम्प्रूव होगा और आप सहज स्थिति में बहुत जल्दी लौट आएंगे। 5 श्वास पर्याप्त है, 5 से 10 श्वास तक इसको आप बढ़ा सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए धीरे से पैर को यहीं पर टिका दीजिएगा, नॉर्मल हो जाइएगा और फिर धीरे से पैर को खिसका करके आगे ले लीजिएगा। इसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम उठें कैसे, तो उसी तरह से उठेंगे। यानी बाएं हाथ को ऊपर सिर की तरफ जमीन तक ले आएंगे, दाहिने घुटने को फोल्ड कर लेंगे, दाहिने हाथ को बाईं तरफ जमीन पर टिकाएंगे और ऐसे घूम जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। अब बिलाव आसन वाली स्थिति में हमें जाना है, यानी पैर मिलाए जाएं, हथेलियां कंधों के नीचे ले लें,
श्वास भरते हुए हथेली पर जोर डालते हुए आप ऐसे घोड़ा बन जाइए जैसे आप अपने पापा को कहते थे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, यानी उनको घोड़ा बना के उनकी पीठ पे आप बैठ जाते थे। बस ऐसे घोड़े आप बन जाना, क्योंकि घोड़ा जो है वो ताकत का प्रतीक है। आज भी इतने बड़े बड़े जो मशीन्स चलती हैं, इतने बड़े बड़े इंजन चलते हैं, लेकिन उनकी ताकत का जो मेजरमेंट है वो हॉर्स पावर है, वो एलिफेंट पावर या लायन पावर नहीं है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स की पोजीशन लेना जो है वो शक्ति को जगाना है। छोटे बच्चों को हम इन चीज़ों से सिखाते हैं, बड़े लोगों को हम निरोग करते हैं इन क्रियाओं के द्वारा। तो ये हुआ वो स्थिति कि हम उठ करके लौट आए। अब हमें क्या लेना है? मुक्त मेरु आसन। मुक्त मेरु आसन में हथेली यहीं टिकी रहेंगी जहाँ है। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ हिप्स को एड़ी की तरफ लेते जाइएगा, कमर को ढीला रखिएगा। ऐसा करने से आपका जो अलाइनमेंट है वो सही होगा, आपकी जो डिस्क है वो अपनी स्वाभाविक जगह पर लौट आएगी। यहाँ ऐसे बैठे रहिएगा जैसे मेंढक बैठा रहता है। पीछे का हिस्सा नीचा है, अगला हिस्सा ऊंचा है, हाथ पर वजन है, बेफिक्र हैं, कमर को कोई रिस्क नहीं है। यहाँ रुके रहिए, पूरा पूरा सांस लेते रहिए, पूरा सांस लेते रहिए। जब लगे कि अब थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगा है तो धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं, कमर को सीधा करके। ये आसन जो वज्रासन है, ये स्लिप डिस्क वाले लोगों के लिए और सियाटिका के लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा मित्र आसन है। आप ऐसे बैठने के बजाय, पैर फैला करके बैठने के बजाय, आगे कोई चीज़ उठानी भी अगर है तो आगे झुकने के बजाय आप ऐसे बैठिएगा, तो ये आपको बहुत जल्दी समस्या से निकाल देगा। तो आज हमने कौन कौन सी क्रियाएं की, इसको देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि किस तरह से हमें ज़मीन पर बैठना चाहिए, किस तरह से हमें ज़मीन से उठना चाहिए। अगर बैठे हैं तो कौन से पोस्चर ऐसे हैं जो हमें बैठने में रीढ़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन से पोस्चर ऐसे हैं वज्रासन की तरह से जो हमें मित्र हैं हमारे, जिन्हें बैठने से हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा लेट करके उठना, उसके बारे में बताया गया, और उठने के बाद लेटना वो कैसे करें। इनके साथ साथ हमने जो क्रियाएं की वो थी तिर्यक ताड़ासन, इसके बाद मृणालासन हमने किया, इसके बाद हमने कमर के बल लेट करके जो 3 कटी चक्र की क्रियाएं की हैं, पहले सीधे पैर फैला करके, फिर दोनों घुटनों को फोल्ड करके, और तीसरी क्रिया एक घुटने को फोल्ड करके, ये हमने किया। फिर हमने अगला आसन लिया द्विपाद पवन मुक्त आसन, और द्विपाद पवन मुक्त का आसन करने के बाद हम पेट के बल लेट गए, और उसी तरह से उठ करके हमने बिलाव आसन की पोजीशन में गए, यानी घोड़े की तरह बने, और मुक्त मेरु आसन किया। मुक्त मेरु आसन से हम वज्रासन में आकर के टिक गए हैं। ये हमारी क्रियाएं हैं जो हम करेंगे, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मैंने बताई हैं जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। ये क्रिया अगर आप सुबह और शाम दोनों समय करें तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इन क्रियाओं को शाम को करना आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। देखिए, सामान्यतः हम कहते हैं कि योगाभ्यास प्रातः काल करना चाहिए, लेकिन यौगिक क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो सायंकाल में ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रातः काल ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अनुभव ये बताता है कि ये क्रियाएं सायंकाल में अगर आप करेंगे तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में जल्दी लाभ होगा। दोनों समय करेंगे तो और अधिक जल्दी लाभ होगा। आइए अब करते हैं प्राणायाम, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम वो प्राणायाम है जिससे समस्त नाड़ियों की शुद्धि होती है, सारी नाड़ियों के अवरोध समाप्त हो जाते हैं, और इसीलिए ऋषियों ने इस प्राणायाम को हर किसी के लिए रिकमेंड किया है। मैंने अभी शुरू में कहा था कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है ना, योगी हो, भोगी हो, दुखी हो, दुखार्ता नाम, शोकार्ता नाम, शमार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्राम जनकम लोके योगम एतद भविष्यति, यानी सब लोगों के लिए राहत देने वाला ऐसे ये प्राणायाम है जो सब लोगों के लिए राहत देने वाला है। तो इसमें हम जो क्योंकि स्लिप डिस्क के रोगी हैं तो उनको ऐसे तो बैठना रिकमेंडेड है नहीं, तो वो बैठेंगे वज्रासन में, और वज्रासन में बैठ करके इस क्रिया को यानी इस प्राणायाम को हम करेंगे। जिन लोगों को क्योंकि स्लिप डिस्क के लोगों को तो बैठना ही, लेकिन अगर कोई ऐसे बूढ़े हैं जिन्हें वज्रासन में बैठना भी कंफर्टेबल नहीं है तो वो कुर्सी पे बैठ करके भी इसको कर सकते हैं। हम जहाँ खड़े हैं हमारी यात्रा उसी स्टेशन से शुरू होगी, ये ध्यान रखना। तो आइए
करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। कमर गर्दन सिर को सीधा करके बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं, तनाव मुक्त होकर बैठे हैं और दाहिने स्वर को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद कर लेते हैं। ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं। अपने आप को निरोग और स्वस्थ मन की आंखों से देखें और बाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं और जब पूरा श्वास भर जाए तो फिर दोनों स्वरों को बंद कर लेते हैं। जितनी देर आपने भरने में लगाई है उतनी ही देर यहां पर थोड़ी देर के लिए श्वास को रोकिए और फिर दाहिना स्वर खोल देंगे और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते चले जाएंगे। जितनी देर आपने सांस भरने में लगाई है उतनी ही देर सांस रोकना है, लेकिन छोड़ने में दुगना समय लगाना है। आरंभ में इस चीज से अभ्यास शुरू करें। अब दाहिने स्वर से भरेंगे, ये जो स्वर खुला हुआ है उससे ही भरेंगे। फिर दोनों स्वर को बंद कर लेंगे। जितना समय आपने सांस भरने में लगाया उतना ही समय इसको रोके रखें और फिर बायां स्वर खोल दें और बाएं स्वर से श्वास को धीरे धीरे कंट्रोल करके छोड़ें, जिससे कि दुगने समय में वो छूटे। यानी ये माने कि अगर आपने 2 सेकंड के अंदर श्वास भरा है तो 2 सेकंड ही उसको दोनों स्वर बंद करके रोकिए और फिर दूसरे स्वर से 4 सेकंड तक का समय लगने दीजिए उसको छूटने में। फिर उसको 2 सेकंड में भरिए, दोनों स्वर बंद करके 2 सेकंड रोकिए और फिर अपोजिट साइड से यानी बाईं साइड से उसको 4 सेकंड का समय लगने तक श्वास को छोड़ने में लगाइए। धीरे धीरे आपका अभ्यास का जो समय है वो बढ़ता चला जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो स्लिप डिस्क की पीड़ा है वो कम होती चली जाएगी और आप धन्यवाद करेंगे योग साधना का, कि धन्यवाद करेंगे उस बीमारी का जिसकी वजह से आपको योगाभ्यास के दरवाजे खोलने का मौका मिला और योग साधना के मंदिर में आकर के बैठने का मौका मिला। लेकिन स्लिप डिस्क ठीक हो जाए तो उसके बाद योगाभ्यास बंद मत करिएगा, क्योंकि इससे आगे आपके लिए और नए कपाट खुलेंगे स्वास्थ्य के, सौंदर्य के और आनंद के। योगी बने, उपयोगी।